लकी ने सबको माफ कर दिया था। वो सिमोना को अपने साथ में लेकर अपनी माँ और रुस्तम के साथ में वहां से बाहर आ गया था। बड़े सालों के बाद अभिलाषा जी लकी से मिल रही थी और उन्हें इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन अपने बेटे की हालत देखकर वो काफी परेशान थी और इसलिए वो चाह रही थी कि लकी राधिका का चक्कर छोड़ दे। लेकिन लकी इस बात पर अड़ा था कि वो राधिका के अलावा और किसी से प्यार नहीं करता था और एक दिन वो उसे अपने घर की बहू बनाकर ही रहेगा। अभिलाषा जी को एक बार के लिए लगा कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो वो जान गई कि सच में लकी राधिका से बहुत प्यार करता था और इसलिए वो अब आगे इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहती थी। इसके अलावा वो ये भी जान गई थी कि रुस्तम जिस तरह का आदमी था वो परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता था और ना ही परिवार के नियम तोड़ने वाला था। वो चाहता तो बहुत था, लेकिन वो लकी की मदद नहीं कर सकता था। अगर ऐसे में वो बार बार रुस्तम से ये कहती कि वो लकी की मदद कर दें तो लकी के सिर पर उसके एहसान चढ़ने का ही काम करने वाली थी और वो सच में अब लकी को किसी भी एहसान के तले दबाना नहीं चाहती थी। रुस्तम जी, अब मैं जरा अकेले में अपने बेटे से थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ, अभिलाषा ने कहा। ओह जी जी मैम। रुस्तम जी अपनी जगह से खड़े हुए और फिर दरवाजे से बाहर जाने लगे, लेकिन इससे पहले वो बाहर जाते इतने वो फिर से घूमे और बोले, मैडम, वैसे तो परिवार ने मुझे कह दिया है कि आप लकी सर की कोई मदद नहीं करें, लेकिन आप दोनों यहाँ और एक दूसरे से मिल भी रहे। कोशिश करना कि आपकी मुलाकात जल्द खत्म हो जाए और आप दोनों की कोई भी बात यहां से बाहर ना जाए। रुस्तम डांगी लकी के परिवार के साथ पिछले 30 सालों से काम कर रहा था। वो जानता था कि उसके परिवार के प्रतिनिधि कितने नाजुक थे। उनसे निपटना बहुत मुश्किल था और ऐसे में अभिलाषा जी ऐसा कुछ न कर बैठे जिसकी वजह से कल को लकी के लिए समस्या खड़ी हो जाए। मान लो कि वो बाहर गया तो पीछे से कहीं कोई उसे अपना कार्ड न दे दे। इससे लकी की अभी की समस्या दूर हो सकती थी, लेकिन अगर परिवार वालों को कुछ पता चलता तो ऐसे में लकी और अभिलाषा दोनों के लिए ही दिक्कत खड़ी हो सकती थी। आप चिंता मत कीजिए रुस्तम जी, मैं आपकी चिंता को समझती हूँ और ऐसा कुछ नहीं करने वाली जिसकी वजह से मेरे और मेरे बेटे के ऊपर किसी तरह की समस्या खड़ी हो, अभिलाषा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही रुस्तम वहां से बाहर निकला, अभिलाषा का चेहरे गुस्से से तन गया। उन्होंने तुरंत अपने फोन के पीछे पड़े हुए अपने कार्ड को देखा जिसमें 10 करोड़ रुपए रखे थे। वो एक पल के लिए तो उसे देखती रही, लेकिन फिर उन्होंने उसे देखा नहीं। वो लकी के लिए किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी। फिर थोड़ी देर तक लकी और उसकी माँ अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगे। वो साथ में खाए जा रहे थे और अपने वक्त के मजे ले रहे थे। भले ही वो बीच में काम की बात भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी लकी को काफी मजा आ रहा था। साथ में उसकी माँ भी इतने सालों बाद लकी से मिलकर अच्छा महसूस कर रही थी। खाना खाने के दौरान लकी ने अभिलाषा जी को बताया कि वो अभी थोड़े दिन और यहीं जयपुर में ही रुकने की सोच रहा था और उसे वापस दिल्ली जाने में अभी कोई दिक्कत नहीं थी और न ही जल्दी। उन्होंने इस बात की चिंता भी थी कि कहीं वो राधिका के चक्कर में अपनी पढ़ाई का नुकसान न कर दे, इसलिए वो लकी का एडमिशन वहीं किसी यूनिवर्सिटी में कराने की सोच रही थी। पहले उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिया, लकी को यूनिवर्सिटी तो अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर उसने अपना एडमिशन राधिका की यूनिवर्सिटी में कराने का सोच लिया ताकि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके और साथ में राधिका को भी मना सके। थोड़ी ही देर में उन्हें लगा कि उन्हें बात करते हुए अब बहुत ज्यादा देर हो गई। उन दोनों का खाना खत्म हो गया था और अब अभिलाषा जी के जयपुर के रवाना होने का वक्त आ चला था। उन्हें खुद बहुत काम थे और इसलिए एक और दिन यहां रुकना उनके लिए मुनासिब नहीं था। रुस्तम डांगी लकी और अभिलाषा जी के साथ पीछे पीछे चला आ रहा था। वो लोग होटल से बाहर आ गए थे। इससे पहले कि अभिलाषा जी वहां से निकलती, वो लकी को अपने साथ ले आई और प्रांजल और बाकी लोगों को देखाई। सब लोग नीचे जमीन पर बैठे थे और कोई अपने हाथ से खा रहा था तो कोई अपनी जीभ से। हर किसी के मुंह पर सब्जियां और बाकी चीजों के दाग लगे थे और सबके कपड़े खराब होने लगे थे। उन सब लोगों की हालत जानवरों से कम नहीं लग रही थी। अभिलाषा जी और बाकी लोगों ने ये नजारा दरवाजे से बाहर ही देखा था। वो लोग उसमें अंदर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो लोग वहां से बाहर निकल आए। उसकी माँ अपने साथ में एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आई थी। क्या बात है माँ, आप ये रोल्स रॉयस कहाँ से लेकर आ गई? अरे ये हमारी नहीं है, हमारे एक नए पार्टनर ने भेजी है। वो चाहता था कि मैं इसे देख लूं, फिर शायद वो मुझे एक ऐसे ही गिफ्ट कर देगा। वैसे रुस्तम जी, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगी, रात में मुझे देखने में दिक्कत होती है। क्या आप मेरी गाड़ी के लिए? अभिलाषा जी के मुंह से ये बात सुनकर लकी हैरान रह गया। उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि उसकी माँ की आंखें एकदम अच्छी थी और उन्हें आज तक आंखों से जुड़ी तो कोई शिकायत नहीं हुई थी। तो फिर ऐसे में वो रुस्तम से झूठ क्यों बोल रही थी? उसे लग रहा था कि शायद उसकी माँ को गाड़ी चलाने में आलस आ रहा था। जी मैं चला लूंगा।
रुस्तम जी ने कहा और वो ड्राइवर की सीट पर बैठने वाले थे। अरे रुको 1 मिनट। अभिलाषा जी ने अचानक से रुस्तम को पीछे से पकड़ा और उसे रोक लिया। फिर वो शर्मा कर मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना कि मैं इस गाड़ी में काफी दिनों से चली आ रही हूँ और कभी कभी इसमें आराम भी कर लेती हूँ, इसलिए इसे साफ नहीं किया। अंदर बहुत ही गंदगी है, मैं इसे एक बार साफ कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए रुस्तम को देखा और फिर अंदर चली गई। भले ही अभिलाषा की उम्र 40 से ज्यादा थी, लेकिन वो आज भी उतनी ही सुंदर लगती थी जितनी कि जवानी के दिनों में। वो अभी भी बहुत लोगों को लुभा सकती थी, इसलिए जैसे ही रुस्तम ने उसकी मुस्कान देखी तो वो खुद भी अंदर के लिए एक बार के लिए उनके सामने बिछ गया। फिर जब उसने देखा कि लकी उसकी तरफ देख रहा था तो एक बार के लिए रुस्तम को खांसी आ गई और मारे शर्म के उसने अपनी नजर नीचे कर ली। थोड़ी देर बाद में अभिलाषा जी अपनी गाड़ी से नीचे उतर आई और लकी और रुस्तम ने देखा कि उनके पास में 2 थैले भरकर कचरा पड़ा हुआ था। रुस्तम ये देखते ही चौंक गया और वो बस अभिलाषा जी की तरफ देख रहा था। इतनी छोटी गाड़ी में इतना कचरा कहां से आ सकता था, उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। लकी, मैं जरा जल्दी में हूं, क्या तुम ये कचरा फेंकने में मेरी मदद करोगे? अगर मैं फेंकने जाऊंगी ना तो वहां पर क्या फेंकूंगी मालूम नहीं पड़ेगा, और फिर शायद यहाँ से डस्टबिन भी दूर है। ऐसे में तुम कचरा फेंक देना और उसे थोड़ा ध्यान से देखना कि किसमें क्या है, और जिस डस्टबिन में का कचरा हो ना उसमें ही डालना, अभिलाषा ने कहा और वो दोनों थैली लकी को थमा दी। चलिए रुस्तम जी, हमें भी अब निकलना चाहिए, देर हो रही है। इसके साथ ही अभिलाषा जी ने लकी का हाथ हिलाकर गुड बाय कहा और रुस्तम डांगी अपनी गाड़ी में बैठकर उनके साथ रवाना हो गया। जब तक गाड़ी लकी की आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई तब तक लकी का दिमाग फिर से अपनी सही जगह पर नहीं आ पाया। उसने वो दोनों थैलियां उठाई और उन्हें फेंकने के लिए वो डस्टबिन के पास गया। उसने देखा कि वहां पर सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों अलग अलग डस्टबिन रखे हुए थे। वैसे तो लकी का मन कर रहा था कि वो सारा कचरा किसी एक ही में डाल दे, क्योंकि उसे देखने में वहां कोई कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी मां ने क्या कहा था और देखकर कचरा फेंकने के लिए, इसलिए लकी ने अपने आप को रोक लिया। अरे ये क्या है? लकी ने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें सच में कचरा ही था। वो बंधा हुआ नहीं था, लेकिन दूसरे थैली में जो थोड़ी सी भरी थी, उसने उसे खोलकर देखा तो पाया उसके ऊपर कोई अखबार लगा था। उसने अखबार हटाया तो देखा नीचे नोटों की गड्डियां रखी थी। उस कचरे की थैली के अंदर कम से कम 1 करोड़ रुपए रखे थे। लकी उसे देखते ही हैरान रह गया। उसका दिल था कि उसके सीने से बाहर निकलने को हो गया। उसकी मां ने उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितना कुछ सोचा था, उसने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। उसे कचरे के ढेर में इतना सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक इसी वक्त उसे अपने फोन पर अपनी मां का मैसेज मिला, तुमने कचरा फेंक दिया ना? अगर फेंक दिया हो तो घर जाओ और जाकर आराम से आराम करो। वो खुद भी जानता था कि उसकी मां के ऊपर परिवार किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, इसलिए वो जवाब बहुत सतर्कता से देने वाला था। मुझे कचरा अलग अलग करने में काफी देरी लगी, लेकिन हाँ, अब आराम से कचरा अलग हो चुका है और मैं घर ही जा रहा हूं। जब अभिलाषा जी ने यह मैसेज देखा तो वो समझ गई कि लकी क्या कहना चाह रहा था और उसे पढ़कर उनकी जान में जान आ गई। लकी वापस अपने कचरे की थैली के साथ घर आ गया। वो पैसों को बैंक में जमा नहीं करवा सकता था, वरना उसके परिवार वाले उसे पकड़ सकते थे। इसलिए लकी ने वो पैसा अपने पलंग के नीचे बक्से में डाल दिया। 3 दिनों बाद लकी के पास एक मैसेज आया। ये मैसेज उसकी मां की तरफ से आया था। उसमें लिखा था कि उसका राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। जैसे ही कॉलेज शुरू होने वाले थे वो वहां सीधा जा सकता था और जाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता था। उन्होंने लकी को वहां पर जो भी लोग थे उन सब के नंबर भेज दिए। भले ही लकी का परिवार उसकी पढ़ाई महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में कराने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अभी भी उसकी पहचान तो यही थी कि वो एक फटीचर था जो कि सैंडविच बेचने का काम कर रहा था। जब तक लकी राधिका को ढूंढने का काम बंद नहीं करता तब तक परिवार वाले उसके ऊपर से बैंड नहीं हटाते। इधर थोड़े ही दिनों के अंदर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी भी खुलने वाली थी। लकी भी 2 दिनों में उसकी तैयारी में लगा हुआ था। उसने अब कुमारी के ट्रक पर काम करने से मना करने की सोच लिया, लेकिन जब उसने देखा कि कुमारी बड़ी मेहनत से उसकी गाड़ी की तरफ काम कर रही थी तो लकी से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस दिन लकी ने उसके साथ ट्रक लगाया और उन्होंने दिन भर सैंडविच बेचे। इसके बाद लकी अपने कमरे पर आया। वो बहुत देर तक बैठकर कुछ सोचता रहा और सीधा कुमारी के कमरे में चला गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे कंधे की मसाज करो। दिन भर सैंडविच बना बनाकर मेरी हालत खराब हो गई है। आज मैंने 150 सैंडविच बनाए थे, कुमारी ने कहा। लगभग पिछले 1 महीने से वो इसी तरह हर रोज लकी से अपने कंधे की मसाज करवाती। उसे लकी से यह सब करवाने की आदत पड़ चुकी थी। लकी नीचे बैठ गया। जब वो बैठकर उसके कंधे की मसाज कर ही रहा था तो इतने में उसे कहा, कुमारी, हो सकता है मैं अगले 3 दिनों में यहां से चला जाऊं। लकी को एहसास हुआ कि यह सुनते ही कुमारी का शरीर जैसे कांपने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? कैसे झेल पाती कुमारी इस घाव को?
और क्या सच में लकी का राधिका की यूनिवर्सिटी में चला जाता? क्या ऐसा होने वाला था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर।